गुड मॉर्निंग। आज भी हम लोग कुछ क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव के रूप में आगे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, आप बोर्ड में देखिए। ए न्यूट्रिनो इज इमिटेड इन अल्फा डीके, बीटा डीके, गामा डीके और डीकेज। आपके जो सिलेबस में बीटा और गामा है, आप याद ही कर लीजिए, सीधा सीधा डिटेल में आप देख लीजिए। बीटा डीकेज का सही आंसर है कि न्यूट्रिनो का इमिशन बीटा डीके में होता है। फैक्ट है, इम्पॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में आने लायक है। दूसरा है क्वेश्चन, हाउ डज द न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो, हाउ डज द न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो, यानी n/p भी कभी कभी क्वेश्चन के रूप में लिखा जा सकता है। न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो चेंजेस आफ्टर बीटा डीके। बीटा डीके का मतलब हुआ बीटा माइनस डीके। बीटा प्लस भी होता है, बीटा माइनस भी होता है। बीटा माइनस का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का मतलब नेगेटिव चार्ज का कम होना। बीटा डीके में होता क्या है, मैं दोबारा आपको रिमाइंड कराना चाहता हूँ कि न्यूट्रॉन जो न्यूट्रल होता है उसमें से माइनस कम कर देने, माइनस हटा देने पर प्लस हो जाता है, यानी प्रोटॉन में चेंज हो जाता है। अब प्रोटॉन n/p आपने लिखा हुआ है, पहले जो भी p होगा वो p+1 हो जाएगा। तो n/p रेशियो जो है वो क्या होगा, डिनोमिनेटर बढ़ गया तो घट जाएगा। तो इसका सही आंसर होगा डिक्रीजेस, हालांकि लिखा है डिक्रीजेस, इंक्रीजेस, रिमेन्स अनचेंज्ड, नन ऑफ दीस। इसका सही आंसर है डिक्रीजेस। बीटा माइनस डीके में n/p रेशियो डिक्रीज हो जाता है। हमने इसके आगे एक क्वेश्चन बनाया, हाउ डज द n/p रेशियो चेंजेस आफ्टर बीटा। दोबारा हो गया ये क्वेश्चन क्या है। चलिए फिलहाल ये भी क्वेश्चन वही है, तो इसका भी आंसर वही है, डिक्रीजेस। तो ये दो क्वेश्चन हुए, फिलहाल हमने रिपीट करके बोर्ड में लिख दिया है। अब एक बीटा प्लस डीके का क्वेश्चन हमने बनाया। बीटा प्लस का मतलब है प्रोटॉन से प्लस चार्ज माइनस होकर न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाना। तो n/p है, अगर न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो गया, बीटा एक प्रोटॉन कम हो गया और ये न्यूट्रॉन बढ़ गया, इसका मतलब है इंक्रीज हो जाएगा। तो बीटा प्लस के इमिशन से n/p रेशियो, क्वेश्चन देख लीजिए, हाउ डज द n/p रेशियो चेंजेस आफ्टर बीटा प्लस डीके। बीटा प्लस का मतलब पॉजिट्रॉन का इमिशन, तो इसमें क्या होगा, इंक्रीजेस होगा। ये छोटे छोटे से अंतर समझ लें। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम्स में आने की संभावना होती है, बनते हैं क्वेश्चंस। एक में इंक्रीजेस है, एक में डिक्रीजेस है। इन क्वेश्चंस को आप लिख सकते हैं, अपने कॉपी में याद कर सकते हैं, और एक बार दिमाग में आ जाएगा तो एग्जाम में अपने आप कर लोगे। उसके बाद हम एक क्वेश्चन जो लिखना भूल गए मुझे लग रहा है, वो यही है कि हाउ डज n/p रेशियो चेंजेस इन गामा डीके। गामा डीके में क्या होगा, गामा तो एनर्जी होती है, जस्ट लाइक मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। उसमें ना चार्ज में कोई अंतर आता है, ना न्यूट्रॉन की संख्या में अंतर आता है, ना प्रोटॉन की संख्या में आता है। एक्चुअली जो न्यूक्लियस के अंदर जो एनर्जी लेवल्स हैं, तो एक्साइटेड से ग्राउंड लेवल में आता है, तो गामा का इमिशन होता है। और इसमें n/p रेशियो पर कोई चेंज नहीं होता, तो उस पर रिमेन्स अनचेंज्ड वाला जो तीसरा ऑप्शन हमने लिखा था वो सही होगा। तो इस तरीके से 4 क्वेश्चन हो गए हमने, 3 उसके दिए हैं n/p रेशियो वाले, और पहला था न्यूट्रॉन किस में इमिट होता है, बीटा डीके में। अब हम लोग एक अलग हटके क्वेश्चन ले रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर पेयर प्रोडक्शन, आप जानते हो कि फोटोन से, माने एनर्जी से इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर का
प्रोडक्शन होना। इसमें जो गामा फोटोन है उससे बनता है, तो गामा फोटोन की एनर्जी कितनी होनी चाहिए? तो फॉर, आप इसमें क्वेश्चन देखिए, फॉर पेयर प्रोडक्शन द एनर्जी ऑफ गामा फोटोन मस्ट बी एटलीस्ट, पहले ऑप्शंस देख लेते हैं, 0.51 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 0.51 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1.02 keV, 1.02 MeV। सीधे सीधे मैं बता दूं 1.02 MeV होगा। आप अपने बुक में चेक कर सकते हैं, लेकिन ये ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से सही है। किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी नहीं होती है गामा फोटोन की, MeV में होती है, और 1.02 MeV। इसको आप चेक कर सकते हैं क्रॉस बुक में, क्योंकि हमें ज़्यादा क्वेश्चंस कराने हैं तो बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन हम नहीं करने वाले। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रॉन कैप्चर। आपने बीटा डीके में पढ़ा है कि बीटा माइनस डीके होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन का डीके होता है, बीटा प्लस डीके माने पॉजिट्रॉन का होता है, तीसरी चीज होती है इलेक्ट्रॉन कैप्चर। तो इलेक्ट्रॉन कैप्चर की जो इक्वेशन है वो क्या हो सकती है, यही क्वेश्चन है। द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रॉन कैप्चर इज रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन। क्वेश्चन देख लीजिए, द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रॉन कैप्चर इज रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन। पहली इक्वेशन लिखी है P प्लस ई माइनस इक्वल टू एन प्लस न्यूट्रॉन, दूसरी में P इक्वल टू एन प्लस पाई मीसोन का है, पाई प्लस, तीसरी इक्वेशन n इक्वल टू P प्लस पाई माइनस लिखा हुआ है। तो अब ये जो दो इक्वेशन लिखी हैं, ये तो जो न्यूक्लियर फोर्सेस को एक्सप्लेन करने के लिए बताई गई हैं कि पाई मीसोन प्लस वाला इसमें ऐड हो जाता है, प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाता है, या पाई माइनस प्रोटॉन में कन्वर्ट ऐड होता है तो ये न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये तो दोनों आंसर गलत है। पहली जो लिखी हुई है कि प्रोटॉन के साथ इलेक्ट्रॉन जो के सेल वाला होता है, के कैप्चर के रूप में आपने पढ़ा है, वो इलेक्ट्रॉन जब इसमें मिलता है तो वो न्यूट्रॉन में, माने पॉजिटिव के साथ नेगेटिव मिलके न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है और साथ में एक न्यूट्रॉन निकलता है। चौथी इक्वेशन में लिखा हुआ है P में इलेक्ट्रॉन जुड़ा प्लस एंटी न्यूट्रिनो। तो ये आपको चेक करने की बात है कि न्यूट्रिनो निकलता है, मतलब न्यूट्रिनो का इन्वॉल्वमेंट है या एंटी न्यूट्रिनो का। मेरे हिसाब से इसमें जो पहली वाली इक्वेशन है वो सही है। इसको चेक कर लीजिएगा अपने बुक में टेस्ट में, तो P प्लस ई माइनस इक्वल टू एन प्लस न्यू। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं। ये तो खैर गलत ही लिखी है कि भाई इलेक्ट्रॉन कैप्चर कह रहे हो तो इलेक्ट्रॉन को कौन कैप्चर करेगा, प्रोटॉन। तो पहला आंसर ही सही है। आप चेक कर लीजिए, इसको याद रखिए। छोटे से भाव से अगर याद करेंगे तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आसानी के साथ कर लेंगे। ये क्वेश्चन गेट के एग्जाम में भी इस लेवल के क्वेश्चन आते हैं। तो एमएससी में तो इससे ज़्यादा डिफिकल्ट के चांसेस कम है। बाद में हम थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चन बाद में करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 7 पे आइए। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू वेरियस डीके प्रोसेसेस। हमने सारी जो डीके प्रोसेसेस हैं, चाहे अल्फा डीके हो, चाहे बीटा डीके हो, चाहे गामा डीके हो, इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। मैं अभी पढ़ के आपको सुनाता हूँ, और इन 4 ऑप्शन में जो बेस्ट स्टेटमेंट होगा उसको आपको चूज करना है। क्योंकि लिखा है चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट स्टेटमेंट का मतलब बेस्ट स्टेटमेंट ही होता है। जब मिलते जुलते हों, लगे कि ये सही थोड़ा थोड़ा हो सकता है, तो थोड़ा थोड़ा सही वाला हमें नहीं टिक करना है, जो एकदम सही हो उसी को टिक करना है। तो पहला इसमें लिखा हुआ है ए में, अल्फा डीके कैन बी एक्सप्लेन्ड क्लासिकली एज वेल एज क्वांटम मैकेनिकली। है तो क्वांटम मैकेनिकल प्रॉब्लम लिखा हुआ है, बहुत अच्छी बात नहीं लिखी हुई है, ये मान लीजिए। दूसरा लिखा है कि सर्टेन न्यूक्लियाई इमिट अल्फा पार्टिकल्स ऑफ unusually long range since these nuclei are
लार्ज इन साइज, बात बहुत समझ में नहीं आ रही है। इसमें एक सी ऑप्शन भी है जिसको हम जगह नहीं थी, लिख नहीं पाए थे। सी ऑप्शन है इन इलेक्ट्रॉन कैप्चर, इलेक्ट्रॉन कैप्चर से संबंधित सी भी है और डी भी है। इन इलेक्ट्रॉन कैप्चर, इसलिए हमने इस क्वेश्चन को सिलेक्ट किया आपके सामने रखने में। इलेक्ट्रॉन कैप्चर बहुत इंपॉर्टेंट घटना है। इन इलेक्ट्रॉन कैप्चर, इन न्यूक्लियस कैप्चर्स, इलेक्ट्रॉन कैप्चर में कैप्चर करता है, न्यूक्लियस कैप्चर्स लॉन्ग रेंज, in electron capture, in nucleus captures one of the outer तो सही बात लग रही है, आउटर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन of the atoms, एटम्स में जो आउटर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनमें से एक को कैप्चर करता है। बात सही इसलिए नहीं लग रही है, सिर्फ के सेल वाला करता है कैप्चर, के कैप्चर के नाम से आता भी रहता है। लेकिन लास्ट बात बिल्कुल सही लिखी है, इलेक्ट्रॉन कैप्चर is more often, ये हमने जब डिस्कस किया था, आप अपनी बुक में भी देख सकते हो। और फिर देन पॉजिट्रॉन इमिशन, ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है। पॉजिट्रॉन इमिशन के तुलना में ज़्यादा होता है, ये बात बिल्कुल सही है। पॉजिट्रॉन इमिशन इन हैवी न्यूक्लियाई होता तो हैवी न्यूक्लियाई में है, ये बात भी सही लिखी है। तो इसका सही ऑप्शन है डी। एक बार फिर रिपीट करते हैं, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू वेरियस डीके प्रोसेसेस। नंबर 1, alpha decay can be explained classically as well as quantum mechanically. दूसरा है certain nuclei emit alpha particles of unusually long range since these nuclei are large in size. ये कॉमन सेंस से लिखी हुई बात है जो कि फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम सही नहीं है। ये इनकी ज़्यादा बड़ा साइज होता है, इसलिए जो है अल्फा पार्टिकल जो है लॉन्ग रेंज वाले ही इमिट करता है, बात सही नहीं है। सी में इन इलेक्ट्रॉन कैप्चर, इन न्यूक्लियस कैप्चर वन ऑफ आउटर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द एटम्स, इसमें आउटर जो ऑर्बिट है उसको डिफाइन नहीं किया जा रहा है, इसलिए ये बात बहुत सही नहीं। आउटर में से जो सबसे पास वाली के होती है उससे कैप्चर होता है, ये उसमें स्पेसिफिकली बताया नहीं गया है। लेकिन जो लास्ट स्टेटमेंट है, इलेक्ट्रॉन कैप्चर इज मोर ऑफन देन पॉजिट्रॉन इमिशन इन हैवी न्यूक्लियाई, ये एकदम करेक्ट है, इसलिए इसका सही ऑप्शन है डी। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 8। सिंपल से क्वेश्चंस हैं, बहुत रिलैक्स माइंड से करते रहेंगे, बहुत आसानी से आप करते रहेंगे। अब हम लोग एक क्वेश्चन और देखते हैं बीटा डीके से ही संबंधित। क्वेश्चन नंबर 8 इन बीटा डीके, थोड़े से स्टेटमेंट वाले 2 क्वेश्चन हमने ले लिए हैं, और तो सब छोटी छोटी भाषा वाले हैं, लेकिन हर टाइप के क्वेश्चन को हमें देखना पड़ेगा। द पेरेंट एंड द डॉटर न्यूक्लियाई, पेरेंट एंड द डॉटर न्यूक्लियाई, DAGSTER, डॉटर न्यूक्लियाई। पेरेंट का मतलब डीके से पहले वाला, और डॉटर का मतलब डीके के बाद वाला। have the same number of protons, have the
have the same number of protons. B. The daughter nuclei has has one more electron proton, one more proton, one proton has one proton less than one proton less than the parent nucleus. एक ये बात है, अभी हम डिस्कस कर देंगे। सारी ऑप्शंस लिख लें ताकि साथ साथ आप भी समझते चलें। सी में द डॉटर न्यूक्लियस has one neutron, more than parent nucleus, proton more than the parent nucleus. अभी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। डी में है the daughter nuclei has one proton more than the parent nuclei। अब आप हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं, इसमें कंफ्यूजन आपको हो रहा होगा। ये बीटा माइनस डी के हमने लिखा हुआ, ये ध्यान रखें। बीटा माइनस का मतलब हुआ, बीटा माइनस कहाँ से जाएगा? प्रोटॉन से तो जाएगा नहीं। अब अगर जो है न्यूट्रॉन से जाएगा, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, इसमें बीटा माइनस जब हुआ तो ये न्यूट्रॉन एक बढ़ गया। न्यूट्रॉन का मतलब प्रोटॉन हो गया। तो अब डॉटर न्यूक्लियाई के पास एक जो भी प्रोटॉन पहले था उससे अब न्यूट्रॉन के प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाने से एक बढ़ गया। अब ये देखिए कि डॉटर न्यूक्लियाई में प्रोटॉन एक ज्यादा होना किस में लिखा है? इसमें लिखा है पेरेंट एंड दी डॉटर न्यूक्लियाई हैव द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ये तो बात गलत ही हो गई। तो डॉटर न्यूक्लियाई हैज वन प्रोटॉन लेस, ये भी बात गलत हो गई, क्योंकि प्रोटॉन जो है लेस तो होता ही नहीं है। सी वाले में डॉटर न्यूक्लियस हैज वन न्यूट्रॉन मोर। भाई डॉटर बने, बाद में न्यूट्रॉन बढ़ा कहाँ? एक, बल्कि न्यूट्रॉन कम हो गया होगा, ये भी बात गलत हो गई। इसमें लिखा है डॉटर न्यूक्लियाई हैज वन प्रोटॉन मोर देन दी पेरेंट न्यूक्लियाई, इसलिए डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। हमने आपको सोचने का तरीका भी बता दिया है और बड़ा ही इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन हमको लगा, इसलिए आपके सामने रखा। जो लैंग्वेज सेट है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने की, उसी अंदाज में हमने बताने की कोशिश की है। अब बड़ी जो है लैंग्वेज वाले क्वेश्चन हमने नहीं लिए हैं, जल्दी से आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। न्यूक्लियर फिजन कितने हुए? 9। न्यूक्लियर फिजन क्योंकि आपका लिक्विड ड्रॉप मॉडल है न्यूक्लियस का, तो फिजन और फ्यूजन दोनों हैं, उसके क्वेश्चन बनते हैं।
इसलिए मैंने सेलेक्ट किया है न्यूक्लियर फिजन वाज डिस्कवर्ड बाय, ये भी आप याद कर लें क्योंकि ये टाइप के क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में इट वाज डिस्कवर्ड बाय, किसने डिस्कवर किया, इसमें नाम है रदरफोर्ड, दूसरा नाम है बेकुरल, बेकुरल, सी में है चैडविक और डी में है हॉर्न, HAHN एंड स्ट्रेसमैन। अब इसमें समझाने को क्या है, आप रट लीजिए न्यूक्लियर फिजन जो डिस्कवर हॉर्न एंड स्ट्रेसमैन ने किया है और किसी ने चैडविक और बेकुरल और रदरफोर्ड ने किया है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 हो गया है। जनरल नॉलेज टाइप का क्वेश्चन है न्यूक्लियर फिजन के लिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 लेते हैं। द फिनोमिनन ऑफ न्यूक्लियर फिजन, ये भी बेसिक क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। फिनोमिनन ऑफ न्यूक्लियर फिजन, फिजन भी हो फ्यूजन भी हो, दोनों में एक ही आंसर है। मैं फ्यूजन भी जोड़े ले रहा हूँ। फिजन ऑफ फ्यूजन कैन बी एक्सप्लेन्ड बाई, दोनों क्वेश्चंस में आप एक ही आंसर करेंगे, एक्सप्लेन्ड बाई नंबर 1 लिक्विड ड्रॉप ऑफ द न्यूक्लियस, ड्रॉप मॉडल ऑफ द न्यूक्लियस, मैं एक ही लिख रहा हूँ और यही इसका आंसर है और दूसरे वाले पढ़ के सुनाई दे रहा हूँ। इसका चाहे फिजन है और फ्यूजन है, दोनों के आप बारे में पढ़ चुके हैं। दूसरा सेल मॉडल लिखा है, फिर कलेक्टिव मॉडल लिखा है, नन ऑफ दीज लिखा है। इसका सही आंसर है लिक्विड ड्रॉप मॉडल है, जिससे न्यूक्लियर फिजन या फ्यूजन या दोनों एक्सप्लेन करे जा सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इन द प्रोसेस ऑफ फिजन से संबंधित हम एक क्वेश्चन और सामने आपके रख रहे हैं। बहुत बेसिक बातें ही ऑब्जेक्टिव में आती हैं, सरल वाली चीज़ों को हमने पहले शुरुआत में लिया है। क्वेश्चन नंबर 11 है। इन द प्रोसेस ऑफ फिजन, द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, इस एंगल से भी हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का क्या होता है, इंक्रीजेस, डिक्रीजेस। बहुत छोटी सी बातें हैं, बहुत हंस के आप इसको समझ सकते हो। सी में रिमेन्स कांस्टेंट और लास्ट में हमने लिख दिया नन ऑफ दीज या नन ऑफ दी एबव, नन। ठीक है। अब आप देखिए कि फिजन में होती क्या है कि एक बड़ा न्यूक्लियस दो टुकड़ों में बट जाता है, दो छोटे न्यूक्लियस में। ये तो आपने पढ़ा ही है। जब उसके बाद उनका जो है फिर उसके बाद फिजन किया ही नहीं जा सकता। इसका मतलब है कि वो स्टेबल जो दो टुकड़े होते हैं या दो दूसरे एटम्स बनते हैं या दो दूसरे न्यूक्लियस बनते हैं, उनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़ जाती है, तभी तो स्टेबल हो जाते हैं। तो सिंपली न्यूक्लियर फिजन प्रोसेस में इंक्रीज होती है। यही अगर फ्यूजन में पूछा जाता तो उसमें भी यही होती है कि दो लाइट न्यूक्लियाई, बहुत लाइट न्यूक्लियाई की भी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम होती है। हाइड्रोजन ड्यूटेरियम या ड्यूटेरियम ट्राइटियम हाइड्रोजन इनको मिला के बनाते हैं, तो उसमें भी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़ती है। दोनों में आंसर चाहे फिजन आए चाहे फ्यूजन आए, दोनों में बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़ती है। ये हमारा बताने का पर्पस है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं।
न्यूक्लियर फ्यूजन का है डायरेक्टली। हाइड्रोजन बम इज द एग्जाम्पल ऑफ हाइड्रोजन बम। जनरल टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। हाइड्रोजन बम is the example of number one nuclear fission, nuclear fusion, alpha decay, और डी में नन ऑफ दी अबव या नन ऑफ दिस, नन ऑफ दी अबव। ये तो आप हमेशा के लिए याद ही कर लीजिए कि न्यूक्लियर फ्यूजन से हाइड्रोजन बम बनता है। और अगर एटम बम इसी जगह लिखा होता तो वो न्यूक्लियर फिजन से होता है, तब आंसर ए हो जाता है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 13 लेते हैं। ज़्यादा क्वेश्चन इसलिए लेने पड़ रहे हैं कि हमें कवर करना है सिलेबस और आगे चल के हमें थोड़े से बेटर क्वेश्चंस भी देने हैं। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, थर्मल न्यूट्रॉन्स। जब न्यूक्लियर फिजन कराया जाता है तो उसमें थर्मल न्यूट्रॉन्स की बात आती है। थर्मल न्यूट्रॉन्स आर, जनरल क्वेश्चन है, स्लो मूविंग न्यूट्रॉन्स, स्लो मूविंग न्यूट्रॉन्स। बी ऑप्शन में है फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स। सी में डिलेड न्यूट्रॉन्स लिख सकते हो, डिलेड न्यूट्रॉन्स। और डी में हमने लिख दिया फोटॉन्स, प्रोटॉन्स। कंफ्यूजन हो सकता है पहले से आप नहीं जानते। पहली चीज तो है कि जो थर्मल न्यूट्रॉन्स हैं प्रोटॉन कहाँ से हो जाएंगे, ये तो गलत ही हो गया। ये डिलेड न्यूट्रॉन आपने सुना नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो थर्मल न्यूट्रॉन्स डिलेड न्यूट्रॉन्स नहीं होते हैं। स्लो न्यूट्रॉन्स, मूविंग न्यूट्रॉन्स भी थर्मल नहीं होते, हीट प्रोड्यूस कर सकते हैं फास्ट मूविंग, इसलिए थर्मल न्यूट्रॉन्स आर फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 14। टाइम बचाने के लिए थोड़ा सा हम कम एक्सप्लेन करके चलना उचित समझ रहे हैं, आपके फायदे में रहेगा। आप एमएससी फाइनल में हैं, करते जाएंगे। हमने पहले ही बताया कि इन द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन इंक्रीजेस, लिखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है द फिजन ऑफ यूरेनियम 92-235, ये आपने पढ़ा, न्यूक्लियस। इसके मैं ऑप्शन एक आध लिख देता हूँ, ज़्यादा नहीं लिखूंगा, टाइम बचेगा। नंबर 1, always produces barium and krypton as fission products। इनको फिजन प्रोडक्ट्स कहते हैं, आफ्टर फिजन जो एटम्स मिलते हैं। दूसरा लिखा है प्रोड्यूसेस बीए एंड एनी अदर फिजन प्रोडक्ट। प्रोड्यूसेस बीए के अलावा कोई दूसरा भी हो सकता है क्रिप्टन को छोड़ के। तो नेक्स्ट में इन्होंने कहा प्रोड्यूसेस, सी बी वाले में ये कहा बीए प्लस अदर, और इसमें लिख दिया सी में के आर प्लस अदर, और डी में लिखा है इन्होंने may produce
may produce pairs of fission products other than BA and KR। आप जब बुक में देखेंगे तो कहीं कहीं पे डिफरेंट भी है। ऑलवेज शब्द लिखना ही गलत है। ये भी ऑलवेज में ही है कि BA के साथ दूसरा आ जाएगा या कैप्टन के साथ दूसरा आ जाएगा, ये तीनों ही बेटर नहीं है। may produce pairs of fission products other than BA and KR, ये सही आंसर है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। अब थोड़ा सा पार्टिकल फिजिक्स से ले लेते हैं। ए पार्टिकल हैविंग नो चार्ज, ये पार्टिकल फिजिक्स का है। पार्टिकल हैविंग नो चार्ज एंड ऑलमोस्ट, भाषा से पहचानी है, आप पढ़ चुके हैं। ऑलमोस्ट नो मास इज नंबर 1 पॉजिट्रॉन है, बी में है न्यूट्रॉन, सी में है न्यूट्रिनो और डी में है none of these। आपने पढ़ा ही है, कह रहे लो चार्ज तो पॉजिट्रॉन तो हो ही नहीं सकता, न्यूट्रॉन पर लो चार्ज होता है लेकिन नो मास वाली बात इसमें नहीं लगती, इसलिए ये गलत है। न्यूट्रॉन स्वाभाविक रूप से बचता है, आपने पढ़ा हुआ है, नन ऑफ दिस का सवाल ही नहीं। तो इस तरीके से न्यूट्रॉन ऐसा पार्टिकल है जिस पर कोई चार्ज नहीं होता, ऑलमोस्ट नो मास होता है, बहुत ना के बराबर होता है। फोटॉन से थोड़ा सा, फोटॉन तो एकदम 0 मास हो जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। एक दो क्वेश्चन और ले लेते हैं फिर देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल इज बेरियन, इसकी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए कि बेरियन में कौन कौन आता है। विच ऑफ द पार्टिकल इज बेरियन, ये आपको पहचानना है नीचे वाले में से। नंबर 1 इलेक्ट्रॉन, बी में लिखा है न्यूट्रॉन, सी में लिखा है प्रोटॉन, एक फोटॉन, और डी में लिखा हुआ है पॉजिट्रॉन। आप ये मान लीजिए कि बेरियन कहते किसे हैं, जिनका मास न्यूट्रॉन प्रोटॉन या न्यूट्रॉन प्रोटॉन के मास से भी ज़्यादा होता है। ज़्यादा वाले में हाइपरॉन्स वगैरह होते हैं, के मीसॉन्स होते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन तो बहुत हल्के वाले हैं, ये तो लेप्टॉन्स हैं। प्रोटॉन तो बोसॉन है जो कि 0 मास वाला है, बेरियन नहीं हो सकता। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन में से अगर एक भी लिखा होता है तो वही आपका बेरियन होता है। पहचानना सीखें, सिंपल सा था लेकिन आपको याद दिलाना प्रैक्टिस के लिए ज़रूरी है, इसलिए इस टाइप के सिंपल से क्वेश्चन जो कि आ सकते हैं उनको आपके सामने ला रहे हैं। 17 A free neutron decays, a free neutron decays into a free neutron decays into a proton and ये हमें पहचानना है। तो नेचुरल प्रोसेस है जो कि एक्सपेरिमेंटली पता करी गई है कि आपने पढ़ा है। प्रोटॉन एक स्थायी जिसकी लाइफ टाइम
इनफाइनाइट होती है, इलेक्ट्रॉन की भी इनफाइनाइट होती है। लाइफ टाइम आप देखोगे उसकी लिस्ट में जो है स्टेबल पार्टिकल कहे जाते हैं, लेकिन न्यूट्रॉन अनस्टेबल पार्टिकल है। अगर फ्री है कहीं तो मिनटों में वो डिके करता है। डिके किस में करता है? प्रोटॉन में। तो प्रोटॉन को डिके करते समय किस में होता है? प्रोटॉन में होता है। और साथ में क्या होता है ये हमें पहचानना है, इलेक्ट्रॉन होता है क्या? या बीटा पार्टिकल। बीटा पार्टिकल तो वही चीज हो गई, न्यूट्रिनो। न्यूट्रिनो साथ में होता है। या अल्फा पार्टिकल दूसरा होता है, या डी में है एंटी न्यूट्रिनो। ये आपको याद रखना पड़ेगा हमेशा, बहुत फंडामेंटल क्वेश्चन है इसका, कि जब न्यूट्रॉन, फ्री न्यूट्रॉन डिके अवश्य होता है, चूंकि ये अनस्टेबल पार्टिकल है न्यूट्रॉन। और ये अनस्टेबल पार्टिकल कन्वर्ट किस में होता है? प्रोटॉन में, ये याद होगा। लेकिन साथ में क्या होता है? इसका सही ऑप्शन है एंटी न्यूट्रिनो। न्यूट्रिनो याद कर सकते थे, लेकिन उसका एंटी न्यूट्रिनो साथ में होता है। इसको आप अपनी बुक से चेक भी कर सकते हो कि फ्री न्यूट्रॉन डिके होता है प्रोटॉन में और साथ में एंटी न्यूट्रिनो। ठीक, इसके बाद मैं एक क्वेश्चन और कर देता हूं, द मास ऑफ पाई मीसॉन। इन मासेस के भी आइडिया रखना चाहिए। आपको पता है कि पाई मीसॉन का मास ऑफ पाई प्लस मीसॉन किस ऑर्डर का होता है, आइडिया रहना चाहिए। मीसॉन इज नंबर 1 9.1 इंटू 10⁻31 kg, यानी कि इलेक्ट्रॉन का मास लिख दिया है। दूसरा 1.7 इंटू 10⁻27 kg, ये तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन के ऑर्डर का हो गया। तीसरा लिखा हुआ है 2.5 इंटू 10⁻28 kg, और डी में लिखा है नंबर 20। रटना भी है आपको, कैसे रटेंगे ये मैं आपको आइडिया देता हूँ, इस तरीके से आप रट सकते हो। देखो इलेक्ट्रॉन कितना हल्का होता नहीं है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन जितना भारी नहीं होता, उससे थोड़ा हल्का होता है। ये देखिए पावर माइनस में एक और बड़ी लगी हुई है ना, और इसमें नन ऑफ दीज है। निश्चित रूप से इसमें एक ऑप्शन है 2.5 इंटू 10⁻28 kg, याद रखिएगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 18 था। मुझे लगता है कि वीडियो इतना ही लंबा काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में बचे हुए और आगे क्वेश्चंस करेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि कम से कम 2 वीडियो इसके और डालेंगे हम, 2 या 3 वीडियो। उसके बाद हम 3 वीडियो फिजिक्स ऑफ नैनो मटेरियल्स के ऑब्जेक्टिव के लिए बना देंगे और आपकी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन हो जाएगी। मैं यहीं ख़त्म करता हूँ और आप अपनी प्रैक्टिस करते रहिए। और जिस ढंग से हम यहाँ क्वेश्चन डाल रहे हैं, सेल्फ स्टडी में अगर टाइम बचता है तो आप इसी एंगल से सिलेबस को बुक में पढ़ रहे हो या नोट्स में पढ़ रहे हो तो एक मार्कर से या हाइलाइटर से हाईलाइट कर देंगे तो वो चीज़ दिमाग में रहेगी। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्या होता है कि अगर हमें एग्जैक्ट आंसर नहीं पता है तो ABCD 4 ऑप्शन होते हैं, तो उसमें एलिमिनेशन वाला भी तरीका अपनाया जाता है कि ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, मजबूरी में वो ऑप्शन बचता है। मैं इन्हीं बातों के साथ आज का लेक्चर ख़त्म करता हूँ। बेस्ट विशेस टू यू, थैंक यू।